मार्च से अगस्त 2019 के बीच 1098 हेल्पलाइन के अधिकारियों ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी के 1,70,000 मामलों को ट्रैक किया। मार्च से अगस्त 2020 के बीच यह आंकड़ा 1,92,000 के करीब था। ट्रैफिकिंग से संबंधित कॉल्स की बात की जाए तो 2019 में इन 6 महीनों में 36 लाख कॉल्स आए थे। वहीं साल 2020 में 6 महीनों में 27 लाख कॉल्स आए। ये आंकड़े कब से कब तक के हैं, जरा गौर से देखिए। मार्च से अगस्त 2020 के बीच के ये वो दौर था जब कोरोना महामारी की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, जब ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई थी, जब सड़कों पर गाड़ियों के चलने पर पाबंदी लगी थी, लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर थे, बच्चे न स्कूल जा रहे थे न घर के बाहर खेलने। ठीक इसी दौरान कोई था जिनकी नजर मासूम बच्चों पर थी। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये हो कैसे रहा था, कौन कर रहा था और क्यों कर रहा था। आखिर घर के अंदर बच्चों को लेकर तस्कर गायब कैसे हो रहे थे। आज 10 की डिस्कवरी में इन्हीं सवालों का जवाब आपको मिलेगा। लॉकडाउन के दौरान कई परिवार गरीबी और मुफलिसी में जिंदगी बिताने को मजबूर थे। ऐसे मौके का फायदा उठाकर तस्करों ने लोगों को भरोसा दिलाया कि वो उनके बच्चे को दूसरे राज्य में काम दिलाएगा। इसके लिए मानव तस्कर गांव के किसी भरोसेमंद इंसान के जरिए दलाली करवाता है। बच्चों को नौकरी देने और इसकी एवज में हर महीने पैसे भेजने का लालच दिलाया। तस्कर इसके बाद गांव से कई बच्चों को लेकर निकल जाते। ज्यादातर मामलों में बच्चों को बाल मजदूरी में झोंक दिया जाता। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 5 से 14 साल की उम्र के करीब 26 करोड़ बच्चे हैं, लेकिन इनमें से 1 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी करने को मजबूर थे। बाल मजदूरी तो बच्चों की तस्करी की एक बड़ी वजह है ही, लेकिन ये इकलौती वजह नहीं है। बच्चों को बंधुआ मजदूरी करवाने के अलावा कई मामलों में ऐसे बच्चों को भिखारी माफिया, ऑर्गेनाइज्ड भिखारी सिंडिकेट में झोंक देते हैं। कई मामलों में बच्चों को किडनैप करके उनके अंगों को निकाल लिया जाता है और कई मामलों में बच्चों को वेश्यावृत्ति में झोंक दिया जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के मुताबिक साल 2016 में 63,407 बच्चे गायब हुए। वहीं साल 2017 में 63,349, इसके अलावा साल 2018 में 67,134 और साल 2019 में देश में 73,138 बच्चे गायब हो गए। बच्चों की तस्करी को लेकर एक सबसे बड़ा खुलासा तो ये हुआ कि तस्करी में सबसे ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। साल 2019 में भारत के पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में 200 केस मानव तस्करी के सामने आए। आश्चर्य की बात यह रही कि इनमें से अधिकांश केस में महिलाएं शामिल थीं। सर्वेक्षण में पाया गया कि बच्चों की तस्करी में जो मुजरिम पकड़े गए उनमें से 1/3 महिलाएं शामिल थीं। इन महिलाओं की उम्र 25 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की रही। कई बार मानव तस्करी के मामलों में ये सामने आया है कि आपकी पड़ोसी महिलाएं या आपके परिवार की परिचित महिलाएं ही इन मानव तस्करी के मामलों में शामिल होती हैं। या तो वो आपके परिवार से घुलने मिलने की कोशिश करेंगी और सबसे ज़्यादा तो वो बच्चों के करीब आने की कोशिश करती हैं और उनसे गहरा संबंध बनाने की कोशिश करती हैं। क्योंकि ये मामले तब सामने आए जब कुछ बच्चों को रेस्क्यू किया गया और उन्होंने बताया कि उनके पास में रहने वाली ही नानी, काकी, बुआ या ताई ही उन्हें लेकर आई थी। ये तो हुई पुराने आंकड़ों की बात, लेकिन अब बच्चों की तस्करी का डर और भी ज्यादा बढ़ गया है। लॉकडाउन खुल चुका है, कई सेक्टर्स के कामकाज शुरू हो चुके हैं, लेकिन जो परिवार लॉकडाउन के दौरान बड़े शहरों से अपने गांव गए थे, उनकी जिंदगी पर अंकुश लग गया है।
ऐसे में उनके पास खाने को 2 जून की रोटी तक नहीं है। ऐसे में तस्कर दोबारा एक्टिव हो गए हैं और इन परिवारों को टारगेट कर रहे हैं। अगर माँ बाप की आमदनी नहीं हुई, माँ बाप को रोज़गार नहीं मिला, वो बच्चे पे इफ़ेक्ट आया। और ख़ास करके जो बच्चे स्कूल जाते थे उनका भी स्कूल जाना बंद हो गया। तो बच्चे एक तरीके से अनअटेंडेड रहे और जो बच्चे माँ बाप अपने आप रास्ते में जाते रहे उनको भी छोड़ दिया, गांव में चले गए, गांव में ऐसे ही छोड़ देते हैं बच्चों को। तो जो इस काम में लिप्त हैं लोग, उनको मौका मिला कि अनअटेंडेड बच्चों के साथ लेकर के उन्होंने अपना ये गलत काम करना शुरू किया है। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी की एनजीओ ने एक सर्वे किया। सर्वे में पाया गया कि लॉकडाउन के बाद नौकरी का झांसा देकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में काफी उछाल आएगा। इस स्टडी में कहा गया कि गांव और पंचायत लेवल पर सर्विलांस की जरूरत है। एक गैर सरकारी संगठन ने अपनी रिपोर्ट में अंदेशा जताया है कि लॉकडाउन के बाद मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं। घर का चूल्हा जलाने के लिए, रोटी जुटाने के लिए लोग अपनी औलाद तक को खेलने खाने की उम्र में मजदूरी करने भेज सकते हैं या फिर उनको लावारिस छोड़ सकते हैं। इस मामले में कई एनजीओज ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की, जिसमें ये कहा गया कि विश्वसनीय जानकारी मिली है कि लॉकडाउन खुलने के साथ बाल तस्करी के मामले बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। कई स्रोतों से जानकारी मिली है कि तस्कर सक्रिय हो गए हैं, संभावित पीड़ितों और परिवारों से संपर्क कर रहे हैं और कई परिवारों को एडवांस पेमेंट भी कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जो गांव में बच्चों के बच्चों के रहने के लिए खाने पीने की इकोनॉमिक कंडीशन खराब है और उनके पास, माँ बाप के पास अभी भी इनकम के सोर्स नहीं बने हैं, जिसके कारण तस्करों को एक आसान तरीका मिल जाता है। दूसरी तरफ जो सिटीज हैं वहां पे काम करने के लिए लोगों की जरूरत है और सस्ते मजदूरों की जरूरत है। बच्चों से ज्यादा सस्ता मजदूर कोई और होता नहीं है, इसीलिए बच्चों को तस्करी बढ़ी है। मानव तस्करी और जोर शोर से बढ़ी, क्योंकि जब इंसान के पास कुछ नहीं होता है तो अंत में यही रह जाता है। लोगों के बच्चे होते हैं, बच्चों को, लड़कियों को, अपनी लड़कियों को बेचना मतलब किसी बेमेल शादी कर देना, पैसे लेके कर देना, तो वो तस्करी ही है। और इसी तरह से बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी कहीं काम के लिए बेच देना, कुछ भी करना, तो इस तरह की तस्करी। और जो लोग जिनको ये चाहिए, जो इस तरह की तस्करी में लगे हुए थे, उनके लिए ये सुनहरा अवसर हो गया। वो लोग बढ़ के लोगों को पैसे दे रहे हैं और माने आप कह सकते हैं कि एडवांस पेमेंट कर रहे थे और ये तस्करी काफी बढ़ी और आज भी बढ़ी हुई है। देश के कई राज्य हैं जहां खतरा काफी ज्यादा है। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और असम जैसे राज्यों में खतरा सबसे ज्यादा है। देह व्यापार के लिए सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से तस्करी होती है। घरों के काम करने के लिए बिहार, झारखंड, असम से तस्करी की जाती है। जबरन शादी के लिए लड़कियां पंजाब और हरियाणा पहुंचाई जाती हैं। कि जो सोर्स एरियाज के जो यूपी, बिहार, उड़ीसा, ये जो इलाके हैं, ये जो स्टेट्स हैं, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा और मुस्तैदी से काम करना होगा, जिससे कि बच्चों की तस्करी को और रोका जा सके। खतरा बड़ा है, बहुत बड़ा है, क्योंकि खतरे में देश का कल है। खतरे में सीधे सीधे वो बच्चे हैं जो देश का भविष्य तय करेंगे। जरूरत है कड़े कदम उठाने की, जरूरत है जिले, गांव और पंचायत लेवल पर काम करने की, ताकि देश का भविष्य किसी गली में भीख मांगता, किसी फैक्ट्री में बंधुआ मजदूरी करता ना दिखे। डेस्क डिस्कवरी, न्यूज़ 24। तो आपने देखा कि तस्करों ने लॉकडाउन के वक्त कैसे बच्चों को निशाना बनाया और अब लॉकडाउन खुलने के बाद यह खतरा और ज्यादा गहरा भी गया है।
लेकिन सवाल यह उठता है कि इस खतरे से निपटने के लिए सरकार कदम क्या उठा रही है। महिला एवं बाल कल्याण विभाग कर क्या रहा है। देखिए मानव तस्करी, खासकर बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए देश में क्या कानून है और इन कानूनों के बावजूद आखिर तस्करी का ग्राफ लगातार ऊपर क्यों चढ़ता जा रहा है। साल 2017 ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले 5,924% मामलों में कार्रवाई की गई। साल 2018 5,788 मामले, 29% मामलों में आरोपियों को सजा सुनाई गई। लेकिन साल 2019 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले 6,616 तक पहुंच गए, यानी पिछले साल से करीब 1,000 ज्यादा, और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का ग्राफ 29 से 22% तक पहुंच गया। आंकड़े तो सिर्फ उन मामलों के बारे में बता रहे हैं जिनको रिपोर्ट किया गया। जानकार मानते हैं कि कई इलाकों में, खासकर ग्रामीण इलाकों में, तस्करों के चंगुल में फंसने वालों की सूचना ही पुलिस तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे में इस आंकड़े के कई गुना ज्यादा होने की संभावना है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये मामले बढ़ क्यों रहे हैं? सरकार और प्रशासन आखिर क्या कर रहा है? मानव तस्करी को रोकने में हर सरकारी तंत्र फेल क्यों है? 10 की डिस्कवरी में हम आपको इससे जुड़ा हर पहलू दिखाने वाले हैं। गौर से देखिएगा। भारत सरकार ने मानव तस्करी को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। ट्रैफिकिंग के खिलाफ कानून बनाए गए हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर काम हो रहा है या नहीं, सवाल ये उठता है। भारत सरकार ने हाल ही में ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए एक और कदम उठाया था। नवंबर 2019 में इसका जिक्र करते हुए महिला एवं बाल सुधार मंत्री स्मृति ईरानी ने अपनी और सरकार की पीठ थपथपाई थी। We had put forth a proposal to the government agencies to ensure that we have anti-trafficking units to help better protect women and children across our country, and Government of India has now resolved, and not only resolved but also financially supported, setting up of anti-trafficking units in every district of our country, the first ever such initiative in the history of our independence. वाकई ये कदम काफी अहम है, लेकिन ऑर्डर पास कर देने भर से और फंड जारी कर देने भर से अगर काम हो जाता तो हिंदुस्तान इस वक्त काफी आगे बढ़ गया होता। जहां तक स्मृति ईरानी के इस दावे की बात है तो सच्चाई हम आपको दिखाते हैं। गृह मंत्रालय ने देश के सभी 800 पुलिस जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट AHTU गठित करने के निर्देश दिए हैं। साल 2007 में पहली AHTU यानी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट गठित होने के बाद अब फाइलों में इनकी संख्या 330 है। अब यहां यह भी शिकायत है कि अधिकांश यूनिट में ट्रेन्ड स्टाफ नहीं है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी इस मानक का पालन नहीं हो रहा है। यूपी में जिले हैं 75, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट सिर्फ 35 जिलों में है। महाराष्ट्र के 36 जिलों में से सिर्फ 12 में AHTU है। बीते एक दशक में मानव तस्करी, खासकर बच्चों की तस्करी के मामले कई गुना बढ़े हैं। ट्रैफिकिंग देश के लिए एक नासूर बनता जा रहा है। यही वजह है कि भारत सरकार ने इससे जुड़े मामलों में सजा को और कड़ा कर दिया है। एक व्यक्ति की तस्करी में 7 से 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। एक से ज्यादा व्यक्तियों की तस्करी में 10 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना है। नाबालिग की तस्करी में 10 साल की जेल से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना है। एक से ज्यादा नाबालिग की तस्करी में आजीवन कारावास और जुर्माना है। अगर तस्करी में कोई सरकारी अधिकारी शामिल है तो उसे आजीवन कारावास और जुर्माना लगता है। तस्करी के गंभीर प्रकार में 10 साल की जेल से लेकर आजीवन कारावास और कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना है। बार बार गंभीर अपराध करने वाला तस्कर को आजीवन कारावास और कम से कम 2 लाख रुपए का जुर्माना है। लोगों की खरीद फरोख्त में शामिल अपराधियों को 7 से 10 साल की सजा और कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना है।
कानून तो बन गए, सजा का प्रावधान भी हो गया, लेकिन दिक्कत ये खड़ी होती है कि जब अपराधी पकड़ा जाएगा तभी तो उसे सजा दी जाएगी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में देश में बीते साल सिर्फ 22% मामलों में ही सजा सुनाई गई। बाकी अपराधी फरार हैं। बाकी मामलों में पीड़ित बच्चों के सुनने वाला कोई नहीं। भारत सरकार ने कानून बनाने के साथ साथ कई एजेंसियों और देश से भी साझेदारी की है, क्योंकि मानव तस्करी के पीड़ित बच्चों को कई बार विदेशों में भी बेचा जाता है। ऐसे में यूएन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम भारत का सहयोग कर रहा है। UNODC की रिपोर्ट में तस्करी के 500 विभिन्न प्रकारों की पहचान की गई है। भारत सरकार ने UAE, सऊदी अरब और बांग्लादेश के साथ मानव तस्करी को रोकने के लिए इंफॉर्मेशन शेयरिंग की तकनीक स्थापित की है। लेकिन जानकार मानते हैं कि भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो अभी भी देश में मानव तस्करी पर अंकुश लगाने में पूरी तरह कारगर नहीं। जब इसके ऊपर कुछ ठोस कानून आ जाएगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन सही होगा, कानून तो है पर उसका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं होने की वजह से लोग ढीले हैं, उसका इफेक्ट जो है लोगों में आ रहा है, जो हम देख रहे हैं कि मानव तस्करी बढ़ रही है। मानव तस्करी खास तौर से महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए सभी संबंधित मंत्रालय और एजेंसियों के बीच सहयोग को मजबूत बनाना होगा। पकड़े गए तस्करों की जांच फास्ट ट्रैक में करनी होगी। राज्यों में मानव तस्करी प्रकोष्ठ और कार्यबलों की स्थापना करनी होगी। पुलिस और संबंधित अधिकारियों को एक साथ काम करने की जरूरत है। जिला लेवल पर मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करना होगा। एक बार फिर बात यहीं पर आकर अटकती है कि हम कानून तो बना सकते हैं, कड़े प्रावधान ला सकते हैं, लेकिन उसे जमीनी हकीकत बनाना जरूरी है, वरना देश के बच्चों, महिलाओं और मानव तस्करी में फंसे लोगों की जिंदगी यूं ही अंधेरे में कटती रहेगी। दस के डिस्कवरी न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।